जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ, उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना, अपने देश के प्रति आदर की भावना होना, वही क्या कहलाती है, राष्ट्रीयता, यानी कि राष्ट्र प्रेम कहलाता है, नेशनलिज्म कहलाता है। द मेन इज दैट इफ यूर फीलिंग अबाउट लव इफ योर कंट्री एंड रिस्पेक्ट अबाउट योर कंट्री, दैट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब ही होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। ठीक, तो भारत के अंदर कैसे नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ? सबसे पहले 1857 में मंगल पांडे जी के द्वारा क्रांति छेड़ी गई। अब ये क्रांति किस लिए छेड़ी गई थी? हालांकि ये आपके एनसीईआरटी टॉपिक्स में नहीं है, सबसे मेन टॉपिक को ही गायब कर दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले 1857 मंगल पांडे जी के द्वारा क्रांति छेड़ी गई थी। वो भी किस मुद्दे पर? मंगल पांडे जी जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के एक सैनिक थे, और ब्रिटिश आर्मी में क्या होता था कि भाई जो गन होती थी उसकी गन की जो बुलेट होती थी, उस बुलेट में सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। और वो मंगल पांडे जी थे भाई पंडित आदमी, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, और फिर उन्होंने कुछ समय में ये देखा कि भाई हमारा पूरा देश ही गुलाम है, हमारे ही देश में ये लोग आकर हम ही को गुलाम बनाकर और हम पर राज कर रहे हैं, हम ही से पैसा ले जा रहे हैं, हम ही को पागल बनाकर रखा हुआ है। तो मंगल पांडे जी ने सबसे पहले 1857 में क्रांति छेड़ी। इसके बाद झांसी की रानी कई लोग आए। फिर एंट्री होती है 1915 में। 1915 में एंट्री होती है द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया महात्मा गांधी की भारत के अंदर एंट्री होती है। महात्मा गांधी ने भारत के अंदर आंदोलन करने से पहले साउथ अफ्रीका में भी आंदोलन कर रखा था रेजियम सिस्टम के खिलाफ, जो कि काले और गोरों के बीच में जो मतभेद था उसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट किया था, और वो मूवमेंट सफल रहा था और बहुत पॉपुलर भी रहे थे। सबसे पहले महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में ये मूवमेंट किया। किस ईयर में? 1916 में। 1916 में। अभी हुआ किस लिए था? इंडिगो फार्मिंग के लिए हुआ। अब ये जो अंग्रेज थे ये इंडिगो फार्मिंग करवाते थे, यानी नील की खेती करवाते थे। अब ये नील की खेती क्यों करवाते थे? क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीन्स यूरोप में नील की खेती होती नहीं थी, और नील जो था वो बहुत कम पाया जाता था। तो पैसा कमाने के लिए हमारे देश के जो किसान थे उनके ज़मीनों पर ये नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। उन्हें पैसा भी बहुत कम देते थे, और जिस जगह पर नील की खेती एक बार हो जाती है वो जगह बंजर हो जाती है, फिर वहाँ पर उसके बाद कोई खेती हो नहीं सकती। तो यहाँ पर टोटली जो किसान थे वो इनके अत्याचारों से मर रहे थे। अब महात्मा गांधी जी ने क्या काम किया कि सबसे पहले भारत के अंदर आकर 1916 में सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले में ये जो मूवमेंट था उसको किया, और ये मूवमेंट सफल रहा। उसके बाद सन 1916 में ही गुजरात के अखेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने दूसरा आंदोलन किया। अब यहाँ पर क्या था भैया, यहाँ पर भी किसानों से टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था और किसान मर रहे थे गरीबी से। तो यहाँ पर भी इनका जो दूसरा मूवमेंट था 1916 में ही ये भी क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। 1917 में उनका जो तीसरा मूवमेंट था वो था अहमदाबाद मूवमेंट, यानी कि अहमदाबाद में जो मूवमेंट उन्होंने किया था। भी ये किस लिए था कि भाई लोगों से काम बहुत ज़्यादा करवाते थे वहाँ पे, और पैसा जो था अंग्रेज बहुत कम देते थे। इसी बात को लेकर के उनको सही वेजेस दिए जाएं, सही उनको जो उनकी तनख्वाह है वो दी जाए, इसीलिए उन्होंने तीसरा मूवमेंट किया। और तीसरा मूवमेंट भी 1917 में, ये जो 1917 में जो तीसरा मूवमेंट था ये भी सक्सेसफुल हो जाता है। अब महात्मा के बाद 1919 में एक इंसिडेंट होता है जो कि बहुत खतरनाक था। वो क्या होता है भैया कि जलियांवाला बाग। अब देखिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ क्यों था। 1919 में ब्रिटिश लेजिस्लेचर काउंसिल, जो कि इंडिया में उस समय थी, ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल ने एक नया नियम बनाया जिसका नाम था भैया रॉयलेट एक्ट। क्या नाम था उसका? रॉयलेट एक्ट उसका नाम था। अब ये जो एक्ट था इसके तहत क्या था कि कोई भी अगर क्रांतिकारी या फिर आंदोलन करते हुए पकड़ा गया तो उसको 2 साल की जेल और जो भी उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, बिना उससे कुछ भी पूछे हुए पहले तो उसको डायरेक्ट 2 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। ये जो नियम था ये आया कि अगर कोई भी आंदोलनकारी मिला। फिर उसके बाद हो जाता है हमारे देश में खलीफा मूवमेंट। अब ये खलीफा मूवमेंट किस लिए हुआ था? क्योंकि ये जो खलीफा नाम के एक व्यक्ति थे, एक राजा थे,
जो कि जितने भी मुस्लिम थे इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो ये जो खलीफा थे इनको ब्रिटिशर्स ने बंद कर लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया। तो जितने भी मुस्लिम लोग थे वो इसके खिलाफ हो गए। हज़ारों क्रांतिकारी मतलब हज़ारों मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर आए और आंदोलन करना चालू कर दिया कि भाई उन्हें जेल से बाहर निकालो, वो हमारे राजा हैं। ठीक, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको बाहर निकालने के बजाय इनके ऊपर ही गोली चला दी। इसमें से 1000 से 1200 लोगों तक की मौत हो जाती है। अब उसके बाद ये जो खलीफा मूवमेंट था ये भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलता है, फिर ये बंद हो जाता है। ये जो खलीफा मूवमेंट था ये जो फिर बंद हो जाता है। उसी टाइम पे एक हमारा आता है मार्शियल लॉ। ये जो जलियांवाला इंसिडेंट होता है, मार्शियल लॉ के अंदर ये था कि अगर किसी को भी आंदोलन करते हुए पकड़ा गया तो भाई उसे शूट कर देना है। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी पावर होती है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हटकर टोटल आर्मी के पास आ जाती है कि आर्मी अब कुछ भी कर सकती है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी है वो कुछ भी कर सकती है। इसका नाम था मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ। अभी जो मार्शियल लॉ था इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, मतलब जो भी उसके सैन्य अधिकारी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो 1919 में जलियांवाला बाग, ये जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया हमें आज़ादी चाहिए। और उसमें सब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, कुछ ही कर रहे थे। कुछ उसमें से कुछ लोग अवेयर कर रहे थे कि हमें क्यों आज़ादी चाहिए। ठीक, तो इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर और पूरा ये जो आंदोलन था चल रहा था। अब वहाँ पर एक मेला भी लगा हुआ था जो कि बैसाखी का मेला जिसे कहते हैं, वो भी वहाँ पर लगा हुआ था। अब जनरल डायर ने सोचा कि इतने भीड़ में लोग सब आंदोलन ही कर रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया कि भाई वो आए, जिधर से गेट था उसको बंद करवाया, चारों तरफ से सैनिक खड़े किए और एक तरफ फायरिंग करवा दी। पूरे देश के अंदर ये इंसिडेंट हो जाता है। महात्मा गांधी जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हम देश को आज़ाद करवाएंगे, लेकिन बिना किसी अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना किसी मार काट किए, साधारण तरीके से, सीधे तरीके से हम देश में आज़ादी लाएंगे। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने शुरू किया द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। क्या है भैया ये असहयोग आंदोलन? इसके अंदर इसका एम क्या था कि जितने भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें हैं इनको भाई बाइकआउट करो, इनको छोड़ो, हटाओ, ब्रिटिशर्स का बहिष्कार करो, उनको इस देश से निकालना ही निकालना है। अब भैया गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कहाँ लिख दें यार, चलो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौरी चौरा नाम की जगह है। कौन सी? चौरी चौरा। चौरी चौरा नाम की एक जगह है। अब वहाँ पर क्या होता है कि चौरी चौरा में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स भाई आए, उन पर लाठी डंडा चालू कर दिया, दोनों के बीच में झड़प हुई। जितने भी लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सैनिकों को अंदर बंद किया जेल में और आग लगा दी, सबके सब मर गए। अब महात्मा गांधी जी का माथा टनका। वो समझ गए थे कि भाई अगर यहाँ पर मूवमेंट नहीं बंद हुआ तो पूरे देश के अंदर मारकाट चालू हो जाएगी, और महात्मा गांधी इस रास्ते से बिल्कुल ही खिलाफ थे। तो पूरे देश के अंदर आग लग गई। उसी वक्त महात्मा गांधी जी ने द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। लोग कहते हैं कि भाई गांधी जी ने किया क्या है हमारे देश के लिए। अरे भाई आपकी औकात नहीं है उनसे पूछने के लिए। जो व्यक्ति गुलामी में रहकर ब्रिटेन जाकर पढ़ सकता था, पूरा जीवन धोती पर बिता दिया उस व्यक्ति ने, और आपको लगता है कि उन्होंने किया क्या था देश के लिए? तो भाई जिनके बारे में मत जानो उनके बारे में फालतू टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने इसी चीज़ को देखते हुए इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वहीं पर स्टॉप हो गया। इससे देश में कई जो नेता थे वो विरोध में आ गए कि भैया क्यों बंद हुआ, क्या रीज़न था। रीज़न उस समय तो नहीं पता चला, लेकिन बाद में समझ आया। तो देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब इसमें क्या था, जिस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर चीज़ों का बहिष्कार करना था उसी तरह इसमें भी था। इसमें टोटली चीज़ों का बाइकआउट करना था। इसके अंदर महात्मा गांधी जी ने 12 मई से लेकर के, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में। 12 मई 1930 को ये मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ। 12 मई 1930 को, ये डेट याद रख लीजिए, एग्जाम्स में आता है। उसके बाद ये 6 अप्रैल तक चला था। ये मूवमेंट 6 अप्रैल तक नहीं चला था भैया, 12 मई से लेकर 6 अप्रैल तक क्या चला था? डांडी मार्च चला था। डांडी मार्च से ही शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक पैदल पद यात्रा चली थी। 222 मतलब 22 मील की यात्रा थी, जिसमें
77 वॉलंटियर्स थे और उनके साथ महात्मा गांधी जी ने गए और वहाँ पर उस नमक के कानून को तोड़ा, खुद से नमक बना करके। और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी इसकी शुरुआत थी कि भारत के अंदर से हर एक चीज़ का बहिष्कार करो। शुरू में तो ये मूवमेंट खूब चला भैया, ज़बरदस्त चला कि लोगों ने खूब बहिष्कार किया कि हटाओ छोड़ो इसको, लेकिन कुछ समय बाद ये स्लो डाउन पड़ने लगा। क्यों? भारत में बनने वाली चीज़ें महंगी जाती थी, लेकिन विदेशियों से जो बनकर आती थी वो सस्ती आती थी। अब ऐसा क्यों था? हमारे यहाँ सब चीज़ें हाथ से बनता था, कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वहाँ से फैक्ट्रीज में बनकर आता था, मशीन्स में बनकर आता था, इसलिए वो सस्ती होती थी भैया। उसमें लगाने में कॉस्ट कम पड़ता था, हमारे मेहनत ज़्यादा पड़ती थी, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता था। इसीलिए ये मूवमेंट शुरू में तो खूब ज़बरदस्त चला, लेकिन बाद में ये मूवमेंट स्टॉप हो गया। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसका उद्देश्य यही था, या करो या मरो। अब इसके अंदर देश को किसी भी तरीके से आज़ादी दिलानी थी। लोगों के अंदर ये था कि भारत को अब आज़ाद ही करवाना है, अब या हमें करना है या हमें मरना है। इस आंदोलन को इस आंदोलन को चलने में 4 से 5 वर्ष का समय लगा और 5 वर्ष बाद 1942 में शुरू हुआ ये आंदोलन 15 अगस्त 1947 को जाकर के ख़त्म होता है और हमारा देश जो था वो पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से स्वदेश आज़ाद हो जाता है 1947 को। और ये एक अखंड भारत की नींव भी रखी दी जाती है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसी के बाद से ही भी ये एक लोकतांत्रिक देश बनता है और हर व्यक्ति जानते हैं कि इस देश की अहमियत क्या है। और भी कई तरीके से भारत के अंदर सिर्फ मूवमेंट के ही थ्रू नहीं, बहुत से लोगों ने इसके अंदर काम किया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, नेशनल एंथम गाया गया, नेशनल सॉन्ग बनाया गया और बहुत से जो गीत थे, गाने थे, कविताएं थीं और जिस देश को आज़ाद कराने के लिए। इसी बीच ऐसी बहुत सी कविताएं बनी थी, जैसे यूनान मिस्र रोम सब लुट गए जहाँ से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ऐसी बहुत सी शायरियाँ आई और उन्हीं के थ्रू हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। बहुत से फोटोग्राफ्स बनाए गए और इसी के बाद, इतनी मेहनत के बाद 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। और राष्ट्रवाद, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म इन इंडिया, इस टॉपिक के अंदर जितने बातें थी मैंने बता दी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई मुझसे डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लिंक कर रहा होगा, आप उस पर मुझसे उस टॉपिक को पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।